हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे फिर हम जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, लॉ एज एन एंट्रेंस की बात करें, हम चाहे एपीओज की बात करें या एसएससी, जवाहर नवोदय, केवीएस और जितने एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास हैं उन सभी में ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली करंट अफेयर्स में हमको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स ही नहीं समझने, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टच नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड द एवेन्यूज एज वेल। So let's begin with the very first question, which says which individual resigned from the position of Nepal's prime minister on 9th of September 2025। ये सितंबर का महीना नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने अपनी कंट्री में देखा। इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये रहा कि इसमें केपी शर्मा ओली, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ा एंड अलोंग विद दैट पुराने कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के घरों को भी जला दिया गया, बहुत लीडर्स को पीटा गया, कुछ को मार भी दिया गया। सो क्यों हुआ ये प्रोटेस्ट? अगर हम इस मैटर को समझें तो ये प्रोटेस्ट के पीछे जेन ज़ी इन्वॉल्व्ड थी, यानी वहाँ के यूथ इन्वॉल्व्ड थे और सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे क्योंकि उनके कंट्री में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सब की फैमिली में नेपोटिज्म एंड देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच लेड टू दिस प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट चल रहा था, सोशल मीडिया को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फ्यूल्ड हो गया ये पूरा मूवमेंट एंड लोग सड़कों पर आए, बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया। कई सोर्सेस और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे ये अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए देयर वर सर्टेन आउटसाइड कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व्ड। देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो केपी शर्मा ओली इनको बैक करती थी चाइना की गवर्नमेंट, और अब ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, इनको हटा दिया गया और इन्होंने रिज़ाइन किया, फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा। पुष्प कमल दहर, शेर बहादुर दौबा, ये सब पहले रह चुके हैं प्रधानमंत्री। शेर बहादुर दौबा का भी घर जला दिया गया। रमेश लेखक, ये उनके मिनिस्टर थे जिनका घर, इनका भी घर जला और इनको पीटा भी गया। केपी शर्मा ओली वहाँ से भाग गए रिज़ाइन करके। और सुशीला कार्की अभी वहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है, जो कि उनकी पहली वुमेन चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। सो ये प्रोटेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है फॉलोइंग द एलिमिनेशन ऑफ 12 एंड 28% ऑफ जीएसटी रेट्स इन सितंबर 2025 व्हिच टैक्स स्लैब रिमेन्ड इन इफेक्ट। इंडिया में जीएसटी 2.0 या जीएसटी का उत्सव मनाया गया है और ये जीएसटी उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसको समझते हैं हम जल्दी से। सो बड़ी चीज़ जो बदली है वो ये कि हमारे देश में जीएसटी एक नए तरीके से रिवैम्प होकर आया है। नए जीएसटी में वी जस्ट हैव टू स्लैब्स। अब हमारे पास केवल दो स्लैब रहेंगे जीएसटी के। एक रहेगा 5% जीएसटी, द अदर वुड बी 18% ऑफ जीएसटी। बाकी सारे स्लैब खत्म हो गए। पहले की कहानी क्या कहती थी? कई प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता था, तो 0% जीएसटी लगता था प्रोडक्ट्स पे, या आपको वो प्रोडक्ट जीएसटी फ्री था। देन देयर वाज 5% जीएसटी। इसके अलावा हमारे पास हुआ करता था 12% का जीएसटी स्लैब। इसके ऊपर हमारे पास होता था 18% का जीएसटी स्लैब एंड देन इसके अबव चलें तो वी हैड 28% ऑफ जीएसटी स्लैब एंड देन लग्जरी में इसके ऊपर हमारे पास सेस भी आता था। तो कई प्रोडक्ट्स पे जीएसटी, सब अगर हम टोटलिटी में देखें तो 50% प्लस भी चला जाता था। सो अब क्या है, अब हमारे पास दो टैक्स स्लैब्स आ गए। वन इज 5%, द सेकेंड वन इज 18%। ओवर एंड अबव एक और लग्जरी का जो स्लैब रहेगा दैट वुड बी टैक्स्ड एट अप्रॉक्स 40%। नाउ सबसे पहले हमें जानना है जीएसटी होता क्या है। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 1 जुलाई 2017। कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट था ये। और क्यों इसको लाया गया? इन ऑर्डर टू मेक और इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे देश में पहले बहुत स्केल पर टैक्सेशन होता था। आप कोई प्रोडक्ट रेस्टोरेंट में जाकर कंज्यूम कर रहे हो, डिनर पर गए, तो वहाँ पर आपको जब आप बिल देखते थे उस टाइम पर, वे बैक इन 2015-16 और उससे पहले के दौर में, तो उस पे आपको वैट अलग दिख रहा होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स अलग दिख रहा होता था हमको, कृषि कल्याण सेस उस पे एक चार्ज किया जाता था। देयर वाज एजुकेशन सेस, वो अलग, पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उस पे एजुकेशन सेस हम पे कर रहे होते थे। इसी तरीके से स्वच्छ भारत सेस वाज देयर।
अलग-अलग प्रोडक्ट के कंज़म्पशन पे हमको बहुत सारे टैक्सेस देने होते थे, जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसमें कस्टम, सेल्स, एक्साइज़, देयर आर अदर लिकर कंज़्यूम कर रहे हैं तो एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें हमको पे करनी पड़ती थी एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट लोगों को बिल समझ नहीं आते थे। और जो टैक्सेशन का स्लैब था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इन सबको मिटिगेट करने के लिए हमने एक नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्सेप्ट कोई हमारा नहीं है, ये बहुत कंट्रीज़ ऑलरेडी फॉलो कर रही है। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि सबसे पहले कौन-सी कंट्री ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, तो दैट वाज़ फ्रांस। वहाँ 200 साल से जीएसटी का सिस्टम चलता आ रहा है। हमारे यहाँ ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्हीं का ये आइडिया था कि जीएसटी जीएसटी इससे पहले भी बात की गई थी जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की, बट द गवर्नमेंट वाज़ अनएबल टू डू इट। पहले यूपीए की गवर्नमेंट ने भी 2006-7 में कोशिश की थी जीएसटी लाने की, बट दे वर नॉट एबल टू कंसीव अपॉन। अब एनडीए लेड गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। अब जीएसटी रिफॉर्म आया है और हमारे पास जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, वन इज़ 5%, द अदर वुड बी द 18% ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर फिर हमारे पास एक है जो कि 40% है एंड देन देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के स्लैब में नहीं भी आते हैं, जैसे पेट्रोल या पूरे का पूरा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो जीएसटी में नहीं आता। क्योंकि अगर वो जीएसटी में आएगा तो मैक्सिमम स्लैब जिस पे आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो दैट वुड बी 14%, बट अगर हम पेट्रोल, डीज़ल की बात करते हैं, इन पर टैक्सेस जो होते हैं दैट इज़ अप्रॉक्स 100%। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत बड़ा तरीका होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सिमिलरली लिकर लिकर पे भी जीएसटी नहीं लगता और लिकर पे भी टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही जितने हमारे सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स बोले तो जैसे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, वो भी जीएसटी में नहीं आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा जीएसटी का पार्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई एंड ट्रांसमिशन वो भी जीएसटी में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी में आपको नहीं दिखते, बट अदरवाइज़ बाकी सभी प्रोडक्ट को हमने कंसाइज़ली जीएसटी में डाला है। चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज़म्पशन तक की बात करी जाए। तो अब जीएसटी तो रिड्यूस हो गया, परसेंटेज रिड्यूस हो गया हमारा जीएसटी का, तो सरकार का तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें भई जहाँ पर सरकार को 28% किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी मिलता है, अब 28 की जगह 18 मिल रहा है। 10% का एक डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट 18% का था, लेट्स से जिसको मान लेते हैं कि उस पे जीएसटी चलो सेम रहा। कोई 12 परसेंट का प्रोडक्ट था, उस पे 5% जीएसटी आ गया। 7% का जीएसटी लॉस है फिर से। तो सरकार को इतना बड़ा लॉस जो हो रहा है, तो सरकार ने तो अपने अगेंस्ट डिसीज़न लिया। हम तो सबसे पहले यही सोचेंगे। बट देन सरकार ऐसे नहीं सोचेगी। सरकार ये कहती है कि जब-जब हम जीएसटी को रिड्यूस करेंगे या किसी भी ऐसे कंज़म्पशन वाली चीज़ों में प्राइस रिडक्शन करते हैं, तो उसका कंज़म्पशन बढ़ जाता है। मान लेते हैं हमें एक मोबाइल फ़ोन लेना है दैट से लेट्स से इट चार्जेस अस समवेयर क्लोज टू 150 1,50,000 का एक फ़ोन है हमारे पास। अब अगर वो फ़ोन 1,50,000 की जगह 1,20,000 हो जाएगा, तो जो अब तक 1,20,000 में दूसरा फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे थे या उनका बजट 1 लाख था, वो 1 लाख का फ़ोन ले रहे थे, अब वो 20,000 का बजट और अपना बढ़ाएँगे और 1,20,000 का फ़ोन खरीद लेंगे, अगर फ़ोन का प्राइस रिड्यूस होता है तो। सिमिलरली जो 1,50,000 का बेस बनाकर चल रहे थे कि यार मैं 1,50,000 का ही फ़ोन लूँगा, उसको भी अगर 1,20,000 में फ़ोन मिल रहा है, तो वो 30,000 रुपए अपने पास नहीं रखेगा बिकॉज़ उसने तो प्री कंसीव्ड एक नोशन बनाया हुआ है कि भई मेरे को 1,50,000 खर्च करने हैं। तो 1,20,000 का उन्होंने फ़ोन ले लिया। अब 30,000 रुपए में हो सकता है वो फ़ोन के साथ उसका एक अलग से लेट्स से लेंस ले ले आएँगे टेलीफ़ोटोग्राफ़ी के लिए या उसका बढ़िया कोई वायरलेस चार्जर खरीद लिया, उसके साथ कोई पावर बैंक खरीद लिया। कुछ भी करके वो 1,50,000 के आस-पास तो खर्चा कर ही देंगे बिकॉज़ प्री कंसीव्ड माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे को इतना तो खर्चा करना है। तो सरकार लोगों की जेब से पैसे निकलवा रही है, पैसे कुछ प्रोडक्ट के घटाकर या जीएसटी घटाकर। तो कंज़म्पशन बढ़ेगा मार्केट में। मार्केट में कंज़म्पशन बढ़ा तो फ्लो ऑफ जो मनी है वो बढ़ेगा, करेंसी सप्लाई बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली लोगों के पास कंज़्यूम करने के लिए पैसा रहेगा तो सरकार के पास कंज़म्पशन पर टैक्स तो बढ़ ही रहा है एनी हाउ, तो सरकार विल नॉट बी इन लॉस। थोड़े टाइम तक तो कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा स्टेट्स को जिनका जीएसटी लॉस होगा। सेंटर का भी जीएसटी लॉस हो ही रहा है नो डाउट, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एक बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा एक सेविंग्स लोगों के लिए इंट्रोड्यूस होगा जब जीएसटी में चेंजेस आएँगे तो। दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अलाउ द पीपल टू स्पेंड मोर बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग। कुछ प्रोडक्ट्स पे एलिमिनेट किया गया है जीएसटी को और कुछ पे रिड्यूस किया है जीएसटी को। हमने नए स्लैब्स क्रिएट ना करके पुराने जीएसटी स्लैब्स को हटा दिए और 2 ही स्लैब में सबको मर्ज कर दिया है।
तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ खास पॉइंटर्स आपको याद रखने अलॉन्ग विद द चेंज इन द जीएसटी कॉन्सेप्ट। ओवर एंड अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु टुक ओवर एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन सितंबर। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक पर्सन है ये, जो यूजुअली हमारे यूपीएससी से चयनित होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं। सो राइट नाउ टीसीए कल्याणी हैज नाउ टेकन ओवर एज द 29 सीजीए। यहाँ पर आपको एक नाम मिल रहा है अरविंद सक्सेना का, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ये भी नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस बट पता होना चाहिए। In which event did India secure its first ever gold medal at the 2025 World Archery Championship? आर्चरी में हम लोग पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूव किए हैं, लेकिन जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो वहाँ जाकर हमारी परफॉर्मेंस अभी भी गड़बड़ सी ही चल रही है। हाँ, लेकिन चैंपियनशिप्स में वी आर डूइंग वेरी गुड। सो अभी रिसेंटली मेंस का जो कंपाउंड टीम है, 3 खिलाड़ियों ने मिलकर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया है, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट कंसीडरिंग द फैक्ट कि इन गेम्स को हम अभी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उतना अभी उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है, उतनी एंडोर्समेंट नहीं मिली, उतनी ब्रांडिंग नहीं मिली, उतना फंड नहीं मिला। सो बहुत कम फंड पर भी ये खिलाड़ी खेलने को मजबूर रहते हैं, और आज के टाइम पे डेफिनेटली देयर हैव बीन अ ट्रेमेंडस चेंज। पास्ट कपल ऑफ इयर्स में तो बहुत बदलाव आए हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट मोर टू गो। हमारे देश में अभी भी क्रिकेट का एक स्वामित्व है, क्रिकेट का एक डोमिनेंस है। धीरे धीरे हम बाकी गेम्स की तरफ भी अब देख रहे हैं, खास करके चेस। उसमें आपने देखा ही अभी रिसेंट पास में इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया है। Where was the 21st edition of the India-US Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास 2025 conducted? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है ये जॉइंट एक्सरसाइज होता क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर प्रैक्टिस। तो जब मिलिट्री या आर्मी, जब हम मिलिट्री बोल रहे हैं तो हम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों की ही बात कर रहे हैं। तो जब हमारे आर्म्ड फोर्सेस प्रैक्टिस करते हैं किसी और कंट्री के साथ एज पर द यूएन मैंडेट, यूएन ने कहा हर कंट्री को मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपने साथी देशों के साथ जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, सो दैट इन केस ऑफ एडवर्सिटी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो लोग कंबाइन होकर किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर बेसिकली जिस टास्क पर काम होता है वो होता है ईदर काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी। ये दो CINCT, इन पर ज़्यादा काम होता है, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुछ कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, दैट डज इंक्लूड यूएस, रशिया, इंडिया, फ्रांस, यूके, चाइना। ये सब काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, बड़ी कंट्रीज हैं इसलिए। तो अभी युद्ध अभ्यास जो है ये आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के साथ इंडिया करता है। तो युद्ध अभ्यास इंडिया का यूएस के साथ एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली ये हुआ था अलास्का में। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में मिलेगा फोर्ट वेनराइट इन अलास्का। तो अलास्का पहले सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका ने इसको कौड़ी भाव खरीदा था, बहुत सस्ता खरीदा था, और आज अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा ग्राउंड आप कह सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है जो कि बैरन लैंड है, जहाँ पर अमेरिका अपने सारे प्रैक्टिस, सारे टेस्ट वगैरह करता है, चाहे उनको कोई न्यूक्लियर टेस्ट ही क्यों ना करना हो। अलास्का की ज़मीन उनके लिए सबसे फेवरेबल है इस काम के लिए, मिसाइल टेस्टिंग वगैरह के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द यूथ लेड जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन काठमांडू नेपाल इन सितंबर 2025? 2025 सितंबर में जो यूथ ने जो लीड किया जेन ज़ी प्रोटेस्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसका प्राइमरी रीजन क्या था? तो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था बिकॉज़ ऑफ द सोशल मीडिया बैन दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, मिस्टर केपी शर्मा ओली। तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया था। उसकी वजह से ही ये पूरे का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो फ्यूल हुआ था। In which city of was the 25th Shanghai Cooperation Organization Head of State Council Summit held in 2025? SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लैट का एग्जाम हुआ है ऑन 7th ऑफ दिसंबर, वहाँ पर भी उन्होंने एक पूरा पैसेज SCO की समिट पर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा और एक डिक्लेरेशन के बारे में बात की जो SCO में साइन हुआ है। तो SCO की 2025 की हेड ऑफ स्टेट मीटिंग, हेड ऑफ स्टेट बोले तो किसी कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, किसी के प्रेसिडेंट होंगे, किसी के चांसलर होंगे, कहीं पर किंग होंगे, तो इनको हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट की जो समिट होती है वो एससीओ में साल में एक बार होती है। तो साल 2025 की जो एससीओ समिट हुई है
वो हुई थी तियानजिन में, तियानजिन इज़ इन चाइना और यहीं पर डिक्लेरेशन साइन हुआ एंड यहाँ से फिर अगली मीटिंग की बात हुई कि अब जो 2026 की एससीओ की मीटिंग होगी दैट वुड बी इन किर्गिस्तान। ये क्लैट ने क्वेश्चन भी पूछा और आपको पता भी होना चाहिए और साथ ही साथ पता होना चाहिए व्हाट बेसिकली इज़ एससीओ। ये एससीओ या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज के कुछ देश एससीओ में आए। एससीओ की कहानी शुरू हुई थी साल 1996 में, 1996 में, जब रशिया और चाइना एक साथ आए और उन लोगों ने बोला कि हम एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कोऑपरेशन करे मिडिल ईस्ट के बियॉन्ड सेंट्रल एशियन रीजन्स में, सो दैट वहाँ पर एक ट्रेड रूट बनाया जा सके। तो चाइना रशिया ने कॉल दिया तीन और कंट्रीज को, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो टोटल हो गए 5 कंट्री, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया शांघाई 5। शांघाई 5 इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इसकी पहली मीटिंग शंघाई में हुई थी। लेकिन जब ये संगठन साल 2002 में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो इसका जो हेडक्वार्टर बना वो बना बीजिंग में। आज भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। अगेन द क्वेश्चन वाज़ आस्क्ड इन द क्लैट एग्जाम दिस ईयर ओनली। तो आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो तियानजिन में अभी एससीओ की मीटिंग हुई है। एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर हैं। साल 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर बनाया गया। साल 2023 में इस ग्रुप में ईरान भी ऐड हुआ और साल 2024 में बेलारूस भी ऐड हो गया। तो आज हमारे पास इस संगठन में टोटल 10 कंट्रीज हैं। विल बी स्टार्टिंग विद दोज 5 फाउंडिंग मेंबर्स दैट डज इंक्लूड चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। 2002 में इसमें उज़्बेकिस्तान भी मेंबर बन गया। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर। तो टोटल हो गए 8 एंड देन 2023 में ईरान, 2024 में बेलारूस। तो टोटल हो गए 10 मेंबर। तो एससीओ के पास ये कुल 10 मेंबर अभी हैं। और एससीओ से जो संगठन, जो कंट्री नाराज़ है काफ़ी, वो है चाइना एंड इसी वजह से चाइना एससीओ को भी और क्रिटिसाइज़ करता है चाइना इनके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है ब्रिक्स, जिसको 5 देशों ने मिलकर बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है। एक अल्टरनेट करेंसी की भी इसने बात की थी जिससे नाराज़ हो गए डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हिच जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर स्टेप्ड डाउन इन सितंबर? अभी लेबर पार्टी के जो लीडर थे जापान के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड वहाँ पर एक नई प्रधानमंत्री उनको मिल चुकी हैं। तो जिन्होंने रिज़ाइन किया वो थे शिगेरो इशिबा और जो नई प्रधानमंत्री बनी है दैट्स सनाए ताकाइशी, ये नई प्रधानमंत्री बनी है। और शिगेरो इशिबा से पहले जो प्रधानमंत्री थे दैट वाज़ फ्यूमियो किशिदा और फ्यूमियो किशिदा से पहले थे शिंज़ो अबे। ये शिंज़ो अबे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे और साल 2023 में ही वाज़ असैसिनेटेड। इनका असैसिनेशन हो गया और इंडिया के साथ तो जापान का जो एक कोहेजन, एक जो बॉन्ड रहा, एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रहा, कल्चरली एक बिलॉन्गिंगनेस रही, वो मोदी जी और शिंजो आबे के टाइम पर वाज़ ऑन इट्स पीक। इट वाज़ अगेन कैरिड फॉरवर्ड बाय फ्यूमियो किशिदा एज़ वेल। शिगेरो इशिबा के साथ भी मोदी जी के संबंध काफ़ी अच्छे रहे एंड नाउ सनाए ताकाइशी वहाँ पर नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो जापान कंट्री जानी जाती है अपने नेचर पीस पीस के लिए और क्राइम ऑलमोस्ट निल है। इसी वजह से जापान का पासपोर्ट बहुत पावरफुल माना जाता है। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान और सिंगापुर के ही माने जाते हैं क्योंकि इस कंट्री के लोगों पर पूरे वर्ल्ड में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि जापान के लोगों का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सेसिबल है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जापान का पासपोर्ट लेकर जाएंगे, you'll easily get visa on arrival या visa free access. Coming on to the next question, which says, who was named the new head coach of the Indian national football team in September 2025? इनमें से किसको नया हेड कोच बनाया गया है फुटबॉल टीम का? इगोर स्टिमैक अभी तक हमारे फुटबॉल कोच थे बट अब खालिद जमिल बन चुके हैं नए फुटबॉल कोच। Coming on to the next question, where was Semicon India 2025 held from 2nd to 4th of September? Semicon एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है और इसकी एक अभी एक पूरा समिट हुआ था इंडिया के न्यू दिल्ली में और न्यू दिल्ली में यशोभूमि में ये मीटिंग हुई थी। इंडिया अभी सेमीकंडक्टर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है
सेमीकंडक्टर हम बनाना चाहते हैं और हमने अभी 3 इंडस्ट्रीज़ लगा दी थी और अभी 7 और एक्स्ट्रा अलग-अलग और जगहों पर हमने प्लान कर लिया है, तो टोटल हमारे पास 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स आ रही हैं अभी रिसेंट अगले कुछ 2-3 सालों के अंदर शुरू हो जाएँगी। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे हर डिजिटल डिस्प्ले वाले डिवाइसेज़ में लगेगा, बी इट कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, ट्रेडमिल, डिजिटल कैलकुलेटर से लेकर आप कोई भी डिवाइस उठा लो, सब में सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए। तो सेमीकंडक्टर को लेकर वर्ल्ड में एक डोमिनेंस रही है हमेशा से ताइवान की। ताइवान अकेला दुनिया का 80% सेमीकंडक्टर बनाता है अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना एक अच्छा खासा सेमीकंडक्टर वर्ल्ड को दे रहा है। इंडिया में सेमीकंडक्टर हम नहीं बनाते थे एंड देयर वाज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सेमीकंडक्टर बनाना इज़ क्वाइट मशीन इनिशिएटेड, बहुत ज़्यादा लेबर सेंट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी लेबर सेंट्रिक नहीं है। तो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम और उससे सिर्फ 200 या 300 लोगों को अगर नौकरी मिलेगी, तो हमारे देश में जो बेरोज़गारी वाली प्रॉब्लम है वो तो रह जाएगी, वो सस्टेन कर जाएगी। यही सोचकर सरकार हमेशा से इस स्टेप को लेने से बचती थी बिकॉज़ ये लेबर इंटेंसिव काम नहीं है। तो 10,000 करोड़ का कोई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा दिया, कहीं माइनिंग में कुछ करवा दिया, कहीं पेट्रोकेमिकल्स में इंडस्ट्री लगा दी, कहीं पर केमिकल इंडस्ट्री लगा दी, कहीं पर फार्मा, एग्रीकल्चरल कुछ यूनिट लगवा दी, प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगा दी। वो लेबर इंटेंसिव होता है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, मैनुअल काम ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर में इट इज़ ऑल मशीन डेराइव्ड। तो अब लेकिन सरकार को लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हमको कल को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, अगर कल को हम मेक इन इंडिया कैंपेन को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो कोई भी कंपनी आपके पास तभी आएगी जब आप उनको सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो। तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप टेकन बाय द प्रेज़ेंट मोदी गवर्नमेंट एंड उन्होंने सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाना शुरू किया। उसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया, जो कि इनिशियली जो उसका सीड फंड था दैट वाज़ $10 बिलियन। तकरीबन-तकरीबन आज के आईएनआर पे देखेंगे तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। अब उसमें ये रहता है कि सरकार खुद भी इनिशिएटिव लेकर इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर रही है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ सितंबर 2025। हर साल हम 21 सितंबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाते हैं। इस बार का जो थीम था वो था एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो सितंबर में डेज एंड डेट्स काफ़ी सारे हमारे पास हैं। विल बी डिस्कसिंग इट एट अ लेटर स्टेज। Which war's gold diamond jubilee was commemorated by the Indian Army in September 2025। डायमंड जुबली बोले तो 60 साल, 60 इयर्स। तो राइट नाउ वी आर इन 2025। आज से 60 साल पीछे चले जाएँ तो 1965 आ जाएगा। तो 1965 का इंडो पाक वॉर इसका हमने अभी इस साल सितंबर में बनाया है डायमंड जुबली, यानी 60 इयर्स ऑब्जर्व किए हैं। 1965 का इंडो पाक वॉर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। हमने पाकिस्तान को इसमें डिफीट किया था। 1947-48 वॉर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वॉर लड़ा गया है इन द रीजन्स ऑफ कश्मीर। इंडिया को तभी कॉन्जिक्यूटिवली बैटल्स लड़ने पड़े। 62 में साइनो इंडिया वॉर हुआ, चाइना इंडिया के बीच लड़ाई हुई एंड देन 65 में इंडो पाक वॉर हुआ, जिसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ व्हिच वाज मीडिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसमें एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने 790 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को दिया था, जो कि वो डिमांड कर रहे थे 3600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो वो हमारे फेवर में जजमेंट आया था। मोरओवर इसी के बाद ये पूरा जो वॉर का जो सिलसिला चला उसमें पाकिस्तान वाज डिफीटेड और काफ़ी सारे उनके आतंकवादी आर्मी आतंकवादी उनकी एक ही सी है। तो वो मारे गए और उन लोगों ने एक ऑपरेशन गिब्राल्टर चलाया था इसमें पाकिस्तान ने, जिसमें वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे कश्मीर के रीजन में और वहाँ के लोगों को अपराइजिंग के लिए भड़का रहे थे। दो दे फेल्ड बैडली और उनका जो एसएसजीस जो उनका एक ग्रुप है, जैसे हमारे पास पैरा एसएफ होता है हमारा, या हमारे जैसे मरीन कमांडोज़ हैं, या हमारे पास जैसे गरुड़ कमांडोज़ हैं, वैसे उनके पास एसएसजी है। वो लोग इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किए थे पैराशूट लेकर और 125 सोल्जर्स की उनकी यूनिट इंडिया में उतरी, उसमें से 22 वापस गए, बाकियों का अंजाम बुरा ही हुआ। तो पाकिस्तान फेल्ड बैडली, टेरिबली दे फेल्ड। हाँ, उनको एज ज़रूर मिला था इनिशियली क्योंकि भई उन्हीं का इनिशिएशन था, तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली अपर हैंड उनके पास था। लेकिन 3 दिन में मामला उनका ख़राब कर दिया गया था और इंडियन आर्मी ने ब्रेवरी के साथ तो पूरे रीजन्स को, जितना रीजन रहा, अब हमारे पास 2 फ्रंट थे बिकॉज़ वी हैड टू प्लॉट नंबर ऑफ आवर
फाइटर जेट्स इन द रीजन ऑफ चाइना एज वेल, बिकॉज अगर हम उस तरफ नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना के बीच संबंध ऐसे थे कि हमें एक तरफ ये था थ्रेट कि हो सकता है चाइना भी वॉर डिक्लेयर करे, उस फ्रंट पे भी हमको लड़ना है, वहाँ पे भी हमको बेस बना के रखना है। ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम पे हुआ करता था, लेटली बांग्लादेश बना, उस फ्रंट पर भी हमको गार्ड करना है। देन गुजरात की तरफ भी हमें बॉर्डरिंग देखने हैं, एंड एट द सेम टाइम लड़ना भी है कश्मीर में। तो काफ़ी पैन इंडिया हम लोगों को एक कह सकते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो तो अप फ्रंट रखना ही था। सो इस बैटल को हमने बड़े ब्रेवली लड़ा और जीते। सो ये हम इसका भी गोल्डन जुबली ऑब्जर्व किया हमने। कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, तो कारगिल वॉर को अभी 26 साल हुए। लास्ट ईयर हमने उसके 25 एनिवर्सरी मनाया है। 1971 वॉर 2021 में 50 साल पूरे हो गए, और उस टाइम पर बांग्लादेश ने भी 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया, और मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाया था शेख हसीना की गवर्नमेंट ने। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम अक्टूबर 2025 विच पैरामिलिट्री फोर्स विल प्रवीण कुमार लीड? प्रवीण कुमार बन गए हैं चीफ ऑफ आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। हमारे पास आईटीबीपी इज अगेन अ पैरामिलिट्री फोर्स। हमारे पास काफी सारे पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ पुलिसिंग सिस्टम, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करें तो वो आता है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। तो आईटीबीपी जो हमारे तिब्बत के साथ बॉर्डर लग रहे हैं, विच इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, उस पे हमको गार्ड करता है। एंड सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पुलिस फोर्स नाम में ही है सेंट्रल रिजर्व। जो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो रिजर्व के तौर पर इनको रखती है। किसी भी स्टेट में अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि सिचुएशन इज़ इन टर्मोइल, कुछ हुआ इंसिडेंट ऐसा अनफॉर्चुनेट जिसके बाद हमको वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़े एडिशनल पुलिस फोर्सेस की, तो हम उसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात करते हैं। देन वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात रहती है, क्योंकि बना था वो 60s में। तो जब 71 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हमने आज़ाद कराया और बांग्लादेश बनाया, तो वो उस फ्रंट पर भी बीएसएफ को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएसएफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा, उनको सिक्योरिटी देने का जिम्मा सीआईएसएफ के पास होता है। तो चाहे फिर वो मेट्रो हो, हमारे एयरपोर्ट्स हो, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स हो, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हो, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो, बड़े केमिकल प्लांट्स हों, ये सारे यूनिट्स को सेफ गार्ड करता है सीआईएसएफ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमारे पास एसएसबी भी है, विच इज़ सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे हमको डिफेंड करता है, जो फ्रेंडली बॉर्डर्स है हमारे। एंड देन वी हैव असम राइफल्स एज वेल। असम राइफल्स का काम है म्यांमार के रीजन में और नॉर्थ ईस्ट में पीस मेंटेन करके रखना। सो ये हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि पैरामिलिट्री की यूनिट है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज बिसाइड्स इंडिया which nation participated in the Zapad 2025 military exercise? Zapad ये रशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज था, बहुत बड़े स्केल पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों को ही इन्वॉल्व किया गया था। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इनविटेशन था। ऑब्वियसली रशिया कर रहा तो यूएस को तो नहीं ही बुलाएगा। तो रशिया ने किस किस कंट्रीज़ को बुलाया? तो इंडिया को बुलाया, ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कॉन्गो, माले, ये सभी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था जपाड एक्सरसाइज में। Which two Indian boxers won gold in the 48 kg and 57 kg categories at the 2025 World Boxing Championship? हमारे दो बॉक्सर्स ने गोल्ड जीता। वन वाज मीनाक्षी हुड्डा, द अदर वाज जैस्मिन लंबोरिया। तो इन दोनों को गोल्ड मिला है। On which date is the International Day of Democracy celebrated each year? Very important. International Day of Democracy हम मनाते हैं हर साल 15 सितंबर के दिन। 15 September every year is observed as the International Day of Democracy. On the other hand 16 सितंबर आपके पास एक ऑप्शन है। हर साल 16 सितंबर के दिन भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डे है, जो एनवायरनमेंट के लिए आप एग्जाम में याद रखोगे। इट इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 14 सितंबर हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। देयर इज अनदर डे कॉल्ड वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। वो होता है 10th ऑफ जनवरी के दिन, और हिंदी दिवस होता है हमारा 14 सितंबर। हिंदी दिवस वाले दिन यानी 14 सितंबर के दिन हमारे देश के संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने पर हमने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, यानी आधिकारिक भाषा
इसको डिक्लेयर किया था। तो हिंदी दैट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत के गणराज्य का ये आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी कोई। राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा हमारे पास हिंदी है, विच इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। डिक्लेयर हुआ था 14 सितंबर 1949 को एज पर आर्टिकल का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलें तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 कहता है ये। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे, हर साल हम मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसी दिन यूडीएचआर भी साइन हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेपाल अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, हम ऑलरेडी इनकी बात कर चुके हैं, इट इज सुशीला कार्की, जो कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जज भी, चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, वही बन गई है वहाँ की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन कहता है विच कंट्री इज होस्टिंग द 17th एशिया कप 2025। तो होस्ट है इस बार का यूएई। यूएई में ये सारे मैचेस खेले गए और जीतने वाली कंट्री अगेन इंडिया थी, जिसको पीटा हमने फाइनल में, वो था पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से, और एशिया कप जीत लिया। कुलदीप यादव ने बहुत सारे विकेट्स लिए और अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा रन बनाए। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है विच मिनिस्ट्री अनवील्ड आदि संस्कृति, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन सितंबर। जहाँ पर वर्ड आदि आएगा तो आप बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलिएगा कि हम ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आदि हो गया, या कई बार एक टर्म यूज किया जाएगा एकलव्य, तो वहाँ से भी आप ड्रॉ करेंगे ट्राइबल के से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो आदि संस्कृति, आदि महोत्सव, ये सब हम ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द लीड ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारे प्रेजेंट जो मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर्स के, वो है मिस्टर ज्वाल ओरम। पहले अर्जुन मुंडा हुआ करते थे, अब है मिस्टर ज्वाल ओरम। Following the inclusion of 7 natural heritage sites in September, how many Indian sites now feature on the UNESCO tentative list? UNESCO के पास काफ़ी सारी लिस्ट होती हैं अलग अलग, जिसमें सबसे पॉपुलर, सबसे वाइब्रेंट लिस्ट जो वो बनाता है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में राइट नाउ इंडिया फीचर्स 44 साइट्स, और अगर हम टेंटेटिव की बात करें, सून टू बी द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐसे हमारे पास टोटल 69 साइट्स अब हो चुके हैं। राइट नाउ अभी कल्चरल मीटिंग्स भी चल रही हैं जिसमें हम इनटैंजिबल राइट्स देना चाह रहे हैं टू द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। आगे चलकर इंडिया नॉमिनेट करने वाला है छठ पूजा को भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें टेंटेटिव लिस्ट में, तो वी हैव नाउ 69 साइट्स, अर्लियर इट वाज 62, अब 69 है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं, तो वी हैव 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 43rd एंड 44 अभी रिसेंट पास्ट में बने। 43rd वाज द मॉइडम्स ऑफ असम, मॉइडम्स ऑफ असम यानी अहोम्स का बरियल ग्राउंड, एंड 44th जो थे वो महाराष्ट्र के हमारे मराठा के जो फोर्ट थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, और आगे जितने पेशवा रहे, मोरेपन, त्र्यंबक, पिंगाले, ये सब अ, हम लोगों ने उन जो 12 मराठाओं के किले रहे उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द इसी वीडियो के कंटिन्यूशन पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।